कंक्रीट मजबूत होता है। हम इसे इसके सबसे अनूठे गुण के कारण पसंद करते हैं, जो है कि ये समय के साथ और भी मजबूत और कठोर हो जाता है। लेकिन ये उतना भी मजबूत नहीं होता कि जिनसे हम सड़कें और इमारतें बना पाएं। तो फिर हम कंक्रीट से सड़कें और इमारतें कैसे बना लेते हैं? तो चलिए मान लेते हैं कि यदि आप सिर्फ कंक्रीट का एक स्लैब लेते हैं और इसे इस तरह से सहारा दे देते हैं, तो जब आप ऊपर से बल लगाएंगे, तो यदि आप बहुत अधिक बल लगा रहे होंगे तो ये बल कंक्रीट को विरूपित कर देगा और परिणाम स्वरूप कंक्रीट बंकित हो जाएगा, कंक्रीट बेंड हो जाएगा। और हमने पहले अध्ययन किया है कि जब भी द्रव्य विरूपित होता है तो वे प्रत्यानयन बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न करके वापस अपनी स्थिति में आने की कोशिश करते हैं। और ये प्रत्यानयन बल, जिनकी गणना हम प्रतिबल यानी स्ट्रेस के रूप में करते हैं, यहाँ वे विरूपण की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अब यदि आप इस बंकित कंक्रीट को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ऊपरी हिस्सा छोटा हो गया है, क्योंकि ये वक्र यानी कर्व का भीतरी भाग है, और निचला हिस्सा लंबा हो गया है। परिणाम स्वरूप ऊपरी हिस्सा जो छोटा है वो संपीड़न यानी कंप्रेशन में है, तो ये संपीड़न में है, इसलिए शीर्ष पर बहुत अधिक संपीड़क प्रतिबल यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न हो गया है। और निचले हिस्से में यहाँ पर बहुत अधिक तनाव यानी टेंशन है, वो खिंच गया है, इसलिए बहुत अधिक तनाव में है, इसलिए बाहर की तरफ तनाव है। हम इसे एक उदाहरण का उपयोग करके समझते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास इस तरह का एक दंड है, बीम है, जिसमें कुछ छड़ें यानी स्टिक्स लगी हुई है, और यदि आप इस दंड को कंक्रीट की तरह बंकित करते हैं तो ध्यान दें कि शीर्ष पर छड़ें एक दूसरे के करीब आ जाती है। ठीक इसी तरह से कंक्रीट के शीर्ष पर अणु एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और इसलिए यहाँ ये छड़ें हम कह सकते हैं कि संपीड़न में है, कंप्रेस्ड है। और इसी तरह नीचे की जो छड़ें हैं उन पर ध्यान दीजिए, वे एक दूसरे से दूर चली गई है, और इसी तरह नीचे के अणु दूर चले जाते हैं, और इसलिए वे तनाव में यानी टेंशन में होते हैं। अब कंक्रीट काफ़ी भंगुर यानी ब्रिटल होता है, काफ़ी ब्रिटल, काफ़ी भंगुर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये कमज़ोर है, इसका मतलब बस ये है कि यदि आप इतना अधिक प्रतिबल या स्ट्रेस डालते हैं कि आप प्रत्यास्थ क्षेत्रों यानी कि इलास्टिक रीजन से ही आगे निकल जाते हैं, उससे भी बाहर निकल जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। और कंक्रीट का एक और गुण ये है कि इसका तनन सामर्थ्य यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ की तुलना में इसका संपीड़न सामर्थ्य यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अधिक होता है। और अगर हम आपको एक आंकड़ा दें तो कंक्रीट का संपीड़न सामर्थ्य उसके तनन सामर्थ्य से लगभग 10 गुना अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि हमें कंक्रीट के संपीड़न के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये संपीड़क बलों का बहुत अच्छी तरह से सामना कर लेगा, लेकिन ये तनन बलों का सामना करने में कमज़ोर है, और परिणाम स्वरूप यदि ये भार बहुत अधिक हो तो कंक्रीट में नीचे से दरारें आ जाएंगी, दरारें पड़ना शुरू हो जाएगी। और मान लीजिए ये सड़क है, तो यहाँ पे दो परेशानी होगी। एक तो ये निचला हिस्सा है, इसलिए हमें ये दरारें दिखेंगी ही नहीं, और अगर ये यहाँ पे दरारें पड़ेगी तो जो सड़क है वो भी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो हम अपने कंक्रीट को और मजबूत कैसे बना सकते हैं? हम कंक्रीट के इस निचले हिस्से को इस्पात यानी स्टील के तारों से प्रबलित यानी रीइंफोर्स करके ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हम इस्पात प्रबलन का उपयोग करते हैं, स्टील रीइंफोर्समेंट का उपयोग करते हैं। इस्पात के बारे में एक अच्छी बात यह है कि अधिकांश द्रव्यों के विपरीत, जो कि संपीड़न को तो अच्छे से झेल लेते हैं लेकिन तनाव को नहीं झेल पाते, इस्पात इस मायने में अद्वितीय है। इसका संपीड़न और तनन सामर्थ्य लगभग समान है, और इस्पात का संपीड़न और तनन सामर्थ्य कंक्रीट की तुलना में तो बहुत अधिक है। और इसीलिए इस्पात के साथ कंक्रीट को प्रबलित करने से वास्तव में हमारा पूरा कंक्रीट मजबूत हो जाता है। और इसलिए हम जो करते हैं वो ये है कि हम इस्पात के तार बिछाते हैं और फिर हम उसके ऊपर कंक्रीट डालते हैं, और हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस्पात के तार नीचे की तरफ हो, जहाँ में प्रबलन
की आवश्यकता है और हम इस कंक्रीट को इस्पात के साथ इस तरह से सेट होने के लिए छोड़ देंगे। कंक्रीट इस्पात के साथ एक आबंध बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। हम पहले की तरह अगर इस पे भार डालेंगे तो फिर से कंक्रीट थोड़ा सा बंकित होगा, लेकिन पहले जितना नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास प्रबलित करने के लिए इस्पात है। लेकिन फिर भी इसमें एक झोल तो आएगा, एक सैग तो आएगा। हालांकि इस बार कंक्रीट के निचले हिस्से पर लगने वाले तनन बल कंक्रीट और इस्पात के बीच साझा किए जाएंगे, और चूंकि इस्पात बहुत मजबूत है इसीलिए अधिकांश तनन बल इस्पात द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये बहुत हद तक वैसे ही है जैसे हमारे शरीर में हड्डियां काम करती है। जब भी आप कोई भार उठाते हैं तो उस भार का अधिकांश हिस्सा वास्तव में हड्डी द्वारा वहन किया जाता है। उस भार का केवल एक छोटा सा हिस्सा मांस यानी फ्लैश या मांसपेशियों यानी मसल्स द्वारा उठाया जाता है, जो कि हड्डी से जुड़ी होती है। कंक्रीट काफी हद तक मांस की तरह है और ये इस्पात हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, बैकबोन की तरह काम करता है। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप इस पर बहुत अधिक भार डालते हैं, जैसे ही आप इस पर और अधिक से अधिक भार डालना शुरू करते हैं, तनन बल का मान बढ़ता जाएगा। और भले ही उस बल का अधिकांश हिस्सा इस्पात झेल रहा हो, फिर भी कंक्रीट पर उस बल का छोटा सा हिस्सा लग रहा होगा। और जैसे जैसे वे बल बढ़ते हैं, अंततः कंक्रीट में फिर से दरारें पड़ने लगेगी। ये बहुत हद तक वैसा ही है जैसे हमारे शरीर में होता है। यदि आपको बहुत अधिक भार उठाना पड़े, जिसे वैसे तो आपकी हड्डियां वहन कर सकती है, लेकिन क्योंकि बल हड्डियों और मांसपेशियों के बीच साझा किया जा रहा है, मांसपेशियों में विभंजन यानी मसल फ्रैक्चर हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, और इसलिए यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस्पात काफ़ी मजबूत है, लेकिन चूंकि बल साझा किया जा रहा है, यदि आप बहुत अधिक भार डालते हैं तो अंततः ये दरारें आ जाएंगी और ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो ये प्रबलित कंक्रीट अच्छा है, ये मजबूत भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इसे और मजबूत बना सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से हम वहाँ पर और बहुत सारे इस्पात के तार डाल सकते हैं, लेकिन आप कितना ही डालेंगे, इसकी भी एक सीमा ही है ना। क्या इसके अलावा कोई और तरीका है जिससे आप इसे और मजबूत बना सकते हैं? एक तरीका जिससे आज हम कंक्रीट को और भी मजबूत बनाते हैं, उसमें हम प्रबलन की इस प्रक्रिया को थोड़ा सा बदल देते हैं। तो हम ये इस्पात के तार लेते हैं और हम उनके ऊपर कंक्रीट डालते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले हम इन इस्पात के तारों को बहुत अधिक बल लगाकर खींच देंगे। और इससे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस्पात तो बेहद मजबूत होता है और इन बलों के कारण हमारा इस्पात खिंच जाएगा, ये इस तरह से खिंच जाएगा। तो हमारे इस्पात के तार अब तनाव में होंगे और यहीं पर ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। इन तनन बलों को बनाए रखते हुए हम अब उसके ऊपर कंक्रीट डालेंगे। तो हम इस्पात के तारों को खींचे हुए रखते हुए इसके ऊपर कंक्रीट डाल रहे हैं, और फिर एक बार जब कंक्रीट सेट हो जाएगा और इनके बीच में आबंध बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएंगे, तो हम इन तनन बलों को हटा देंगे। अब प्रश्न है कि क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि इस्पात अभी तनाव में है, इस्पात वापस अपनी स्थिति में आने की कोशिश करता है, इसीलिए इस्पात पर प्रत्यानयन बल यानी रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो इस्पात प्रत्यानयन बल लगाकर वापस अपनी स्थिति में आने की कोशिश करता है, लेकिन इस्पात अपनी शुरुआती स्थिति में वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत अधिक कंक्रीट है। और चूंकि कंक्रीट इस्पात से बंधा हुआ है, अब ये प्रत्यानयन बल कंक्रीट में स्थानांतरित हो जाता है और परिणाम स्वरूप कंक्रीट संपीड़ित यानी कंप्रेस हो जाएगा। समझे आप? क्योंकि इस्पात यहाँ वापस अपनी स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है और ये कंक्रीट से बंधा हुआ है। और अब आप सोच सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। ये निचली परत संपीड़ित है, कंप्रेस्ड है, ये सिकुड़ना चाहती है, इसीलिए ये निचली परत ऊपरी परत की तुलना में आकार में छोटी होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, कंक्रीट स्लैब इस तरह से आकार बनाए नहीं रख पाएगा, तो नीचे संपीड़न के परिणाम स्वरूप कंक्रीट कुछ इस तरह से अंकुचित यानी बकल हो जाएगा।
और इसलिए बिना किसी भार के ही कंक्रीट पहले से ही अंकुचित हो चुका है, ये पहले से ही प्रतिबलित है। तो निचली परत अब संपीड़न में है और निश्चित रूप से ऊपरी परत थोड़े तनाव में है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि तनन बल बहुत अधिक न हो ताकि कंक्रीट में दरारें ना पड़े। इस तरह का कंक्रीट जिसमें भार डालने से पहले ये प्रतिबल होता है, हम इसे एक नाम देते हैं। हम इसे पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट यानी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट कहते हैं। और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा पूर्व क्योंकि बिना भार के भी ये पहले से ही प्रतिबलित है। क्या आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से फायदेमंद है, किस तरह से बेनिफिशियल है। खैर, अब जब आप इस पर भार डालना शुरू करते हैं, यदि आप इसके ऊपर भार डालेंगे तो नीचे की ओर बल के कारण कंक्रीट अब अपने मूल आकार में वापस आ जाएगा। सरल शब्दों में हमने जो किया है वो ये है कि चूंकि हम जानते हैं कि भार डालने से कंक्रीट इस तरह से बंकित होगा, उसका मुकाबला करने के लिए हमने शुरू में ही ये सुनिश्चित किया कि कंक्रीट दूसरी तरफ से बंकित हो, ताकि जब आप भार डालें तो बंकन रद्द हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और कंक्रीट शिथिल रहेगा, रिलैक्स रहेगा। तो इस भार के प्रभाव में भी कंक्रीट अब अपनी शिथिल अवस्था में रहेगा, अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहेगा। परिणाम स्वरूप ये अब और भी अधिक भार सहन कर पाएगा और ये पूर्व प्रतिबलित सुपर मजबूत कंक्रीट आज बांध बनाने में, सड़कें बनाने में और न जाने कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में उपयोग में लाया जाता है। और इसलिए कंक्रीट और इस्पात के प्रत्यास्थ व्यवहार यानी इलास्टिक बिहेवियर को समझने से हमें कंक्रीट के गुणों को और भी बेहतर बनाने में मदद मिली और हम इसे बहुत ज़्यादा मजबूत बना पाए।